हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 है पहला कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। ये जो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र है ये चैप्टर नंबर 1 है और जो वैद्युत विभव है ये चैप्टर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को मिक्स करके पढ़ाएंगे। अब हम इसको पढ़ाएंगे किस टाइप से, देखिए हम जैसे पार्ट 1 अगर हम पार्ट 1 की पूरे पार्ट 1 की एक ही वीडियो बनाएं तो वह वीडियो 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, जो अपलोड करने में परेशानी होगी और आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट को पार्ट वाइज बांट देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से आगे तक बांट देंगे और हर पार्ट में लगभग 2 से 3 टॉपिक्स रखेंगे। जैसे आज हम पार्ट 1 में जो टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे कूलाम का नियम और फिर रखेंगे दूसरा टॉपिक कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। तो हम इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक लेसन को बांट दिया करेंगे और जब वो लेसन सभी पार्ट्स में कंप्लीट हो जाया करेगा उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेसन लिया करेंगे उसको फिर से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांट देंगे। ध्यान रखना, एक पार्ट में 2 से 3 टॉपिक्स ही होंगे जो मात्र 30 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाया करेंगे। आज हम पार्ट 1 में जो पढ़ेंगे कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम के नियम से पहले हम थोड़ी सी चीज जानेंगे जिससे कि कूलाम का नियम सिद्ध होगा। सबसे पहले देखिए आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर 2 आवेश धनात्मक हैं, अगर आपके पास 2 आवेश हैं किसी दूरी पर रखे हैं और दोनों आवेश धनात्मक हैं तो हमेशा ये आवेश इस आवेश को दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश इस आवेश को दूर की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अगर 2 समान आवेश हैं, एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे को दूर की ओर भगाएंगे। ये वाला इसको दूर की ओर भगाएगा, ये वाला इसको दूर की ओर भगाएगा। उसके बाद अगर दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, दोनों माइनस के हैं तो ये और किसी दूरी पर रखे हैं, किसी भी दूरी पर रखे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो माइनस का ऋणात्मक आवेश है वो इस वाले को दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, दूर की ओर भगाएगा। ये वाला इस वाले को दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। उसके बाद अगर देख लीजिए, अगर एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है और ये भी किसी दूरी पर रखे हैं तो प्लस वाला आवेश माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा और माइनस वाला आवेश प्लस वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब दोनों एक जैसे होंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये वाले दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने देखा कि इन पर अगर दोनों प्लस के आवेश है तो उन पर बल लग रहा है, दोनों माइनस के आवेश है तो उन पर बल लग रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है तो उन पर बल लग रहा है। तो कूलाम ने ये जो वैद्युत बल इन पर लग रहा है, ये पहली बात ध्यान रखें कि जो इन पर बल लगता है उस बल का नाम है वैद्युत बल, बिजली से लगने वाला बल, इसलिए हम उसे कहते हैं वैद्युत बल। तो कूलाम ने बताया कि ये दोनों जो वैद्युत बल होते हैं ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, मतलब वैद्युत बल क्यों लगता है और किस कंडीशन पे ज्यादा लगता है, किस कंडीशन पे कम लगता है, ये बात कूलाम ने बताई। और उसके बाद कूलाम के नियम ने एक वैद्युत बल का एक प्यारा सा फार्मूला दिया, वो अभी समझाएंगे। देखिए, आपने 2 स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, एक ले लिया Q1 और एक ले लिया Q2। ये 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। कूलाम का नियम सही से देख लीजिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 है एक Q2 है और इनके बीच की दूरी मान ली R। ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो इन पर 100% कोई ना कोई बल लगेगा। अब मान लीजिए Q1 के कारण Q2 पर एक कोई बल लगा और Q2 के कारण Q1 पर कोई बल लगा। देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट, 2 बिंदु आवेश हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इनको R दूरी पर रखा गया है। Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, 100% लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल लगेगा। अब ये बल किन किन बातों पर निर्भर करेंगे, तो पहली बात कूलाम ने बताया कि ये दोनों बल एक दूसरे के Q1 और एक Q2
एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब और दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए इस पर प्लस का 10 कूलाम आवेश है, इस पर भी प्लस का 10 कूलाम आवेश है। तो अगर इन दोनों के आवेशों का गुणनफल करें 10 गुणा 10, तो वह किसके बराबर अनुसमानुपाती होगा? बल के। तो 10 धाम 100, इन पर बल लगा 100 न्यूटन। तो इसका मतलब है आप F अनुक्रमानुपाती है 100 न्यूटन के, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब F कितना हो गया? 100 न्यूटन। और आगे बढ़िए, आपने इसको ले लिया 50 कूलम, इसको भी ले लिया 50 कूलम, तो F समानुपाती है। तो इसका मतलब हमने बताया कूलाम का नियम क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या? वैद्युत बल। तो हमने यहां ले लिया 50 कूलम और इधर भी ले लिया 50 कूलम। जब इनकी गुणा की तो 5 पंजे 25, ये हो गया 2500 न्यूटन। F समानुपाती। तो इन पर लगने वाला बल, उन्होंने कहा इन पर लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर जो बल लगेगा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर इन पर जो आवेश है अगर ये बढ़ता जाएगा तो हमारा वैद्युत बल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो कूलाम ने पहली बात बताई कि कूलाम जो वैद्युत बल है वह किस पर निर्भर करता है? दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है। दूसरी बात कूलाम ने बताई कि जितनी ये दूरी कम लेंगे, दोनों आवेशों के बीच जितनी दूरी कम होगी उतना वैद्युत बल ज्यादा होगा। उन्होंने पहले नंबर पर कहा था कि दोनों आवेशों का जितना अधिक मान होगा उतना बल ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब जो इनके बीच की दूरी है जितनी कम होगी, आप और एग्जांपल समझ लीजिए, आप एक चुंबक ले लीजिए, यहां पर एक चुंबक यहां ले लीजिए। आप जल्दी ये आकर्षित करेंगी या अगर ये पास पास होंगी तो ज्यादा जल्दी आकर्षित करेंगी। तो जितनी दूरी कम होगी उतनी जल्दी ये दोनों आकर्षित करेंगी, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी ही दूरी चुंबक क्या करेंगे? एक दूसरे को कम आकर्षित करेंगी। तो जो होता है इन पर लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उनके बीच की जो दूरी है उन पर भी निर्भर करता है, लेकिन जितनी दूरी कम होगी उतना वैद्युत बल ज्यादा लगेगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना वैद्युत बल कम लगेगा। अब दूरी कैसे निर्भर करता है? इसने कहा, कूलाम ने कहा इन दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी कितनी है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ लो, अगर हमने कहा F समानुपाती n, अगर आमने सामने है तो समानुपाती है। कहीं लिखा है F 2/n, तो जो नीचे वाला है ये हो गया इसके व्युत्क्रमानुपाती और जो ऊपर वाला है वह हो गया इसके समानुपाती। मैंने कहा F अनुक्रमानुपाती P/T, तो इसका मतलब P है F के समानुपाती और T है F के व्युत्क्रमानुपाती। अगर P बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, लेकिन T बढ़ेगा तो F घटेगा, और अगर P घटेगा तो F घटेगा और T घटेगा तो F बढ़ेगा। तो हमने कहा कि इन दोनों पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, हमने दूरी ली, उनका वर्ग किया, वर्ग माने घात 2 की, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि वह जितनी दूरी कम होगी उतना ही वैद्युत बल लगेगा। तो कूलाम ने बताया कि वैद्युत बल दो चीजों पर निर्भर करता है, दोनों के आवेशों पर और उनके बीच की दूरी पर। तो कूलाम का नियम अब हम ठीक से पढ़ेंगे। देखिए हमने एक स्थिर आवेश Q1 ले लिया, एक स्थिर आवेश Q2 ले लिया और इनके बीच की दूरी हमने R ले ली। हम डेफिनेशन में कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। इन पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या है? फिर से देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था कूलाम का नियम। उसके बाद हम इससे फार्मूला बनाएंगे। यहाँ F है, यहाँ F है, तो यहाँ लिख लेंगे F, यहाँ ये लिख लेंगे, ऊपर है Q1, यहाँ है Q2, ऊपर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, नीचे लिख लेंगे r⁻²। फिर हम क्या करते हैं, जब भी कभी अनुक्रमानु ये साइन हटाते हैं तो बराबर का साइन लगाते हैं। हमने इस साइन को हटा दिया, बराबर का साइन लगा लिया, और इसके अलावा जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। यहां पर कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती हटाया तो एक बराबर लगाते हैं और बराबर के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स वैल्यू रखता हो, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसकी जगह पर लिख दिया और यहां लिखा Q1 Q2 अपॉन r⁻²। ये जो था ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल का फार्मूला आया था। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब आप सोचते होंगे कि अनुक्रमानुपाती हटाया, ये बराबर और ये कांस्टेंट क्यों लगाया। जरा देखिए, हमने कहा 9 अनुक्रमानुपाती 3, 9 अनुक्रमानुपाती 3, इसका मतलब 9 जो है वो 3 पर निर्भर करता है, 3 जो है 9 पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ये चाह लें कि 9 और 3 के बीच में इसको हटाकर बराबर लगा दें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 9 बड़ा है, 3 छोटा है। बराबर आप तब लगाओगे जब आप अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो इसके अलावा एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो यहां पर रिक्वायर्ड होगा। अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट नहीं लगाओगे। अब आपने यहां अनुक्रमानुपाती हटाया, बराबर लगाया, साथ में आपको गुणा में लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 3 9। अब दोनों बराबर हुए तो ध्यान, अब हमने यहां से अनुक्रमानुपाती हटाया तो बराबर लगाया। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत थी वो यहां लिखा, और देखिए यहां लिखा हमने 12 अनुक्रमानुपाती 6। अब 12 जो है वो 6 पर निर्भर है, 6 जो है 12 पर निर्भर है। जैसे ये F जो है इन पर निर्भर है और ये जो है इन पर निर्भर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं, बराबर नहीं है। ऐसे ये दोनों पार्ट बराबर नहीं है। अब हम इन्हें बराबर करना चाहते हैं, हम यहाँ पर बराबर का साइन लगाना चाहते हैं। तो अगर हमने 12 के बराबर में 6 लगा दिया तो इसका मतलब ये सवाल तो गलत हो गया, ये 12 6 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जरूरत किसकी है, यहाँ जो जरूरत है वो किसकी है, 2 की। 2 छंग 12। अब दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो अगर हम कभी भी किसी का भी ये साइन हटाते हैं तो एक तो बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिससे दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अब हमने इन दोनों को बराबर करने के लिए ये हटाया, एक बराबर लगाया, साथ में एक कांस्टेंट लगाया। तो कांस्टेंट इन्हें पता है कि दोनों पार्ट बराबर कब होंगे, तो वहां कांस्टेंट हमने लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये अब ये वाला पार्ट बराबर हो गया। इससे पहले ये पार्ट इस पार्ट पर निर्भर कर रहा था, ये पार्ट इस पर निर्भर कर रहा था, लेकिन दोनों पार्ट बराबर नहीं थे। अब ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब इसकी वैल्यू होती है अपनी अपनी। अगर और जानते हैं, यहां पर सबसे पहले तो 4 को आप जानते ही हैं, पाई आप जानते हैं, इसका मान आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट जाने, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका अपना मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब यहां एप्सिलॉन नॉट आप जान गए, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कुछ लोग 0 कहते हैं, कुछ लोग नॉट कहते हैं। तो आप एप्सिलॉन 0 कहना चाहो एप्सिलॉन 0 कह लो, और एप्सिलॉन नॉट कहना चाहो नॉट कह लो। इसका मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब ये के, यहां के क्या है, के जो होता है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है। अब ये माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, तो पहले तो जानिए आप माध्यम, माध्यम क्या है। जैसे आप ले लीजिए वायु, वायु जहां जहां वायु है वो एक अपना माध्यम है। आप निर्वात ले लीजिए, निर्वात वह जगह जहां पर वायु ना हो, वह खाली जगह जहां पर वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं, ये एक माध्यम है। आप हवा ले लीजिए, आप ले लीजिए कांच, कांच एक अलग माध्यम है। आप जल ले लीजिए, पानी, ये एक अलग माध्यम है। आप बर्फ ले लीजिए, ये एक अलग माध्यम है।
आप कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे लोहा वगैरह, इसका एक अपना माध्यम है। तो सबसे पहले जानिए, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, हर माध्यम का मान, हर माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। कि जो है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, इसका हर माध्यम के लिए अपना अपना मान होता है। माध्यम का परावैद्युतांक जो है कि इसका जो हम वायु या निर्वात में, सबसे पहले मेन पॉइंट ध्यान रखना, वायु या निर्वात में जो के का मान होता है वह वन होता है। वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है? वन होता है। अब बात करते हैं धातुओं, जल में। जल में जो के का मान होता है, जल में के का मान 80 या 81 तक होता है। 80 से 81 तक होता है। इस अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। वायु के और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, और जल के लिए के का मान 80 से 81 होता है, और धातुओं के लिए इसका मान जो होता है के का, वह अनंत होता है। बहुत सारा, जितना चाहो ले लो। के का मान कितना होता है? अनंत होता है। तो हम आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, जिसका मान फिक्स है 8.85 गुणा 10⁻12। इधर जो के है, के का मान जो के है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, इसका मान भी फिक्स है अलग अलग माध्यमों के लिए। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होगा, जल के लिए 80 या 81 होगा, और धातुओं के लिए के का मान अनंत होगा। आप जब आप लिखेंगे कूलाम का नियम, तो कैसे लिखेंगे? आप कूलाम के नियम में ये पार्ट और ये पार्ट लिखेंगे, और उससे पहले लिखेंगे हिंदी, कुछ थ्योरी लिखेंगे। तो आप जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर की जो थ्योरी होगी, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए होंगे, इनके जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। आप इसको कूलाम के नियम को जो पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हम इन्हें जोड़ लेंगे, और उसके बाद जो कूलाम के नियम का फार्मूला आएगा, ध्यान रख लें, रट लें अभी से। कूलाम के नियम का फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम इसको देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को, तो यहाँ अगर के निर्वात या वायु में के का मान 1 हो जाता है, तो अगर ये 1 हो जाएगा, इसको तो हटा देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। ये रट लीजिए, क्योंकि हमने बताया कि इसकी सभी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है किसी भी कांस्टेंट की। जैसे यहाँ 12 था, 6 था, तो 2 की जरूरत थी तो हमने 2 लिया। ऐसे ही यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें कभी भी मिला करेगा, हम वहाँ पर 9 गुणा 10⁻9 लगा दिया करेंगे। कूलाम का नियम यहाँ खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। तो कूलाम के नियम के वेक्टर स्वरूप में क्या पढ़ेंगे? देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे, हम एक आवेश Q1 लेंगे और एक Q2 लेंगे। एक आवेश Q1 और एक Q2, दोनों आवेश अगर हम प्लस के लेते हैं, तो कूलाम के नियम के वेक्टर स्वरूप में हमें क्या दिखाना पड़ेगा? हमने क्या किया? हमने एक आवेश Q1 और एक Q2 ले लिया, इनके बीच की दूरी R ले ली। तो कूलाम के नियम में वेक्टर स्वरूप में ये बताना पड़ेगा कि Q1 से जो Q2 पर बल लग रहा है, वो इधर की ओर लग रहा है। Q1 से Q2 पर बल लग रहा है, तो जिस पर लग रहा है 2 पे, किसी कारण 1 के कारण जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है। अब Q2 से जो Q1 पर बल लगेगा, किस पर लग रहा है? Q1 पर जो बल लग रहा है 1 पर, किसके कारण? 2 के कारण। लिखने का तरीका सीखो। अगर हम 2 बराबर आवेश लेते हैं और उनके बीच की दूरी R लेते हैं, या कुछ भी हो सकती है अदरवाइज, तो अगर उन्होंने कहा Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगा, 2 प्रतिकर्षित बल लगा, यहाँ इसके कारण ये बल लगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा वेक्टर स्वरूप में कि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। दोनों बल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। F12 बराबर है F21 के। दोनों आपस में बराबर हैं, बस एक की दिशा इधर को है और एक की दिशा इधर है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो दिशाओं के लिए आपको लाना पड़ेगा माइनस। अगर इस तरीके से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, F1 पर जो पहला कूलाम Q1 है, Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगा F12, और Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगा F21, दोनों बल आपस में बराबर हैं और कैसे हैं? विपरीत हैं। अगर ये बात हम प्रूफ कर देते हैं तो यही कहलाएगा कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। जरूरी नहीं यहाँ Q1 Q2 प्लस के ले लें, आपकी इच्छा है। आपने एक Q1 ले लिया प्लस का और यहाँ Q2 ले लिया माइनस का। अब आपको वेक्टर स्वरूप क्या बता रहा है
Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो आकर्षित बल लगेगा इधर को, तो किस पे बल लगेगा 2 पर, किसके कारण लगेगा 1 के कारण। ऐसे ही अब लगेगा Q1 पर, किसके कारण Q2 के कारण, तो किधर लगेगा इधर को। भाई Q2 ये प्लस का या माइनस का, ये अपनी ओर खींचेगा, जब ये अपनी ओर खींचेगा तो 1 पे बल लगेगा, किसके कारण 2 के कारण। तो ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बराबर होंगे और इनकी दिशा एक की इस साइड में है, एक की इस साइड में है, तो इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। हमें इन दोनों को ऐसे करके 1/2 बराबर दिखाना पड़ेगा, F21 दोनों बराबर होंगे और दिशाएं विपरीत होंगी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अगर हम ये बात सिद्ध कर देते हैं तो यही कहलाएगा कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ध्यान रखना, अब हमें यह बताना पड़ेगा कि Q1 से Q2 की ओर बल लगा, Q2 से Q1 की ओर बल लगा, तो इनके लिए हमें जरूरत पड़ती है एकांक वेक्टर की। एकांक वेक्टर क्या करता है, यह दिशाओं को बताता है। एकांक वेक्टर को हम R से दिखाते हैं, अगर Q1 से Q2 की ओर अगर एकांक वेक्टर है तो हम इस टाइप से उसको एरो लगा के दिखाते हैं कि बल जो वेक्टर है Q1 से Q2 की ओर, तो R1 2, ऐसे हम कहते हैं एकांक वेक्टर ये 1 से 2 की ओर है, और अगर 2 से 1 की ओर है तो हम इसको दिखाते हैं R2 से किसकी ओर है 1 की ओर है, तो इन्हें कहते हैं एकांक वेक्टर 1 2 और 2 1, ये दिशाएं बताते हैं बलों की। तो अब हम जानेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ध्यान रहे, हमें प्रूव करना है F12 बराबर F21। ये ध्यान रखना, यहां पर जो वेक्टर हैं R12 और R21, इनकी दिशाएं भी आपस में कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो ये ध्यान रखना, R12 बराबर होगा R21 के, दोनों आपस में बराबर होंगे, बस दिशाओं का अंतर होगा, तो इसीलिए हमें लेना पड़ेगा माइनस, दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो R12 R21 के बराबर होगा, ये पोजीशन वेक्टर जो है जिसे हम कहते हैं एकांक वेक्टर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, इनकी भी दिशाओं का अंतर होगा, ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। बड़ा ध्यान से देखना, आपके 100% कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, माना 2 स्थिर बिंदु हैं जिन पर आवेश Q1 व Q2 हैं। माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और इनको निर्वात या वायु में, यहाँ एक वर्ड बोला मैंने निर्वात या वायु में K का मान 1 हो जाता है। ये ध्यान रखना है, जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है तो K का मान वो क्या होता है 1 होता है। हमने इन दोनों को R दूरी पर रख लिया। माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 जो परिमाण में बराबर हैं, आपस में निर्वात या वायु में R दूरी पर रखे हैं। उसके बाद हम जानेंगे, इस पर इसका अपना एकांक वेक्टर होगा, इसका अपना एकांक वेक्टर होगा, तो हम कहेंगे Q1 से Q2 की ओर जो एकांक वेक्टर है, भाई किधर से है 1 से 6 केयर की ओर 2 की ओर, ये आपको दिशा बताता है। तो Q1 से Q2 की ओर जो एकांक वेक्टर है वह है R12। यहाँ फिर हम Q2 से Q1 की ओर जो एकांक वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं, कहाँ से है ध्यान रखना है, 2 से है, किसकी ओर है Q1 की ओर है एकांक वेक्टर 2 1। यहां ध्यान रखना, Q1 से Q2 की ओर है तो 1 से 2 की ओर, यहां Q2 से Q1 की ओर, ये बताता है आपको दिशाओं को। तो ये हैं आपके एकांक वेक्टर हैं। अब हम देखेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, और वो दोनों बल आपस में बराबर होंगे और विपरीत होंगे, बस उनकी दिशाओं का अंतर होगा। तो हम कहेंगे अतः Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसको हमने प्लस का मान लिया है, इसको हमने प्लस का मान लिया है, तो भाई Q1 Q2 पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा। तो जब प्रतिकर्षित बल लगाएगा F, तो हमने माना यहाँ की ओर बल लगा दिया। हम पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, तो हम इस पर वेक्टर भी लगा लेंगे। इसके बाद लगाया किस पे, जिस पे लगाते हैं उस पे पहले लिखते हैं, जिसके कारण लगाया जाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो हमने देखा Q2 पर Q1 के कारण जो वैद्युत बल लगा है वह है F21। अगर इसका हम मान निकालें, तो हम कूलाम के नियम से इसका मान निकालें F21 का, तो आपको ध्यान होगा हमारे पास नियम था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, लेकिन K इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसको निर्वात या वायु में लिया है। निर्वात या वायु में K का मान 1 हो जाता है, तथा उसके बाद इनटू दोनों आवेशों के बीच गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी का वर्ग। ये था कूलाम के नियम का सूत्र। F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल इतना होगा। अब हम देखेंगे कि इसकी ओर जो एकांक वेक्टर है वो देखेंगे, इसकी पोजीशन। तो इसकी ओर जो एकांक वेक्टर है वह क्या है R12। तो आपको इसे भी लिखना पड़ेगा, R12 जो है साथ में वो एकांक वेक्टर है, और हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान रखिएगा
कि हमने क्या किया, Q2 पर Q1 की ओर जो वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि कूलम का नियम बताता है अगर एक दोनों धनावेश हैं तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके कारण इस पे जो बल लगा वह लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद उसकी पोजीशन देखी, तो इसकी पोजीशन इस डायरेक्शन में है तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r12। सेम हम फिर से कहेंगे, इसी प्रकार से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल अब इस पर लगेगा तो इस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका नाम रखेंगे, किस पे लग रहा है, 1 पर। किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, तो ये इसका वैद्युत बल हो गया। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल कूलम के नियम से, तो अगर हम लिखें F 1 पर 2 की ओर के कारण बल लगता है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K नहीं लिखेंगे क्योंकि K के लिए 1 हो गया है, K 1 हो गया है। यहां दोनों का गुणनफल Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, r का वर्ग। ये था कूलम का नियम। अब हम देखेंगे इस पर इधर की ओर बल लगा, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो है r21, तो हम इसे यहां लिख देंगे ब्रैकेट में r21 कैप। ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम देखें अगर पोजीशन वेक्टर, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो हम क्या करेंगे, हम जहां चूंकि लगा के लिखेंगे r21 वेक्टर बराबर होगा r12 वेक्टर के। बस बीच में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इनकी दिशाओं का अंतर है तो r21 बराबर होगा r12 के, बस दिशाओं का अंतर होगा। ये मान समीकरण r21 की जगह r12 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखते रहना, समीकरण 2 F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K ने लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r², और जहां जहां 21 होगा वहां वहां हम लिख देंगे r12 और आगे लगाना पड़ेगा माइनस। हमने भी बताया r21 की जगह लगाना पड़ेगा माइनस का r12। ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। देखिए F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और यहां लिखेंगे r12, ये वाला माइनस ले लिया हमने यहां। अब हम ये यहां लिया माइनस, ये माइनस यहां में लिया, इस माइनस को यहां ले आओ तो ये माइनस आ जाएगा F12। ये माइनस यहां से हटा के यहां लिख दिया, यहां बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² ब्रैकेट में r12 कैप। समीकरण नंबर 3, ये वाला माइनस उठा के हम यहां ले आए। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3, इनके ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है। जब समीकरण 1 का समीकरण 3 का आपस में पीछे वाला पार्ट बराबर है तो ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे समीकरण 1 बाद 2 से, समीकरण 1 बाद समीकरण 3 से F21 वेक्टर बराबर है माइनस F12 वेक्टर के, या इसे यहां और इसे यहां लिख लो, F12 वेक्टर बराबर है माइनस F21 वेक्टर के। अतः हम इस सूत्र से देखें, दोनों आपस में आवेश, आपस में दोनों पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर है, जो इनमें अंतर है वह दिशाओं का है। यही कूलम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। अब हम इसके आगे के जो 2-3 टॉपिक्स होंगे वह पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। जब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका नोट्स नीचे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।